आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के शीर्ष स्तर के नेता और विधायक अचेम नायडू को गिरफ्तार कर लिया है। दिवंगत येरम नायडू के भाई और विधायक अचेम नायडू को एसीआई घोटाले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अचेम नायडू चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री रहे हैं और वो उनके बेहद करीबी और भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं। श्रीकाकुलम के एसपी अम्मी रेड्डी ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कर्मचारी राज्य बीमा में कथित अनियमितता बरतने के मामले में तेलुगु देशम पार्टी के नेता अचेम नायडू को गिरफ्तार किया है। तेलुगु देशम पार्टी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में उबाल आ सकता है, क्योंकि अचेम नायडू आंध्र के उत्तरी तटीय इलाके श्रीकाकुलम के बेहद प्रभावशाली नेता हैं और जहां राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआरसीपी कमजोर मानी जाती है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसकी जद में नामचीन हस्तियां और सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही 6 पर्सनल स्टाफ में भी कोरोना की पुष्टि हुई। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री जितेंद्र अहरवाड और अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दोनों का इलाज हुआ और दोनों ने कोरोना से जंग जीत ली। अब महाराष्ट्र सरकार के तीसरे कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे में कोरोना की पुष्टि हुई है। उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बीते हुए दिन से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा और बीते हुए दिन से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा रोज ही खबरों में शुमार हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 3607 संक्रमित मरीज मिले हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौतों के 2 आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक आंकड़ा एमसीडी की ओर से आ रहा है, तो वहीं दूसरा आंकड़ा दिल्ली सरकार की ओर से आ रहा है, जो कि एमसीडी के दिए हुए आंकड़ों के लगभग दोगुना है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली सरकार जानबूझकर आंकड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है या फिर बीजेपी के शासन की वजह से। सवाल जायज, क्योंकि एक ही राज्य वाली एमसीडी जानबूझकर मौत के आंकड़े को बढ़ाने का खेल कर रही है। ऐसे में एक ही बीमारी से मरने वालों की संख्या 2 कैसे हो सकती है, वो भी दोनों आंकड़ों का अंतर आपस में कहीं भी तालमेल नहीं खाता। दिल्ली नगर निगम का दावा ये है कि दिल्ली में गुरुवार तक 2098 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। नगर निगम के आंकड़ों की माने तो सबसे ज्यादा मौतें साउथ एमसीडी में दर्ज की गई हैं, जहां करीबन 1080 कोरोना वायरस से संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इसके साथ ही नॉर्थ एमसीडी में 996 और ईस्ट एमसीडी में 42 कोरोना से होने वाली मौतों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं गुरुवार को ही दिल्ली सरकार ने जो कोरोना वायरस को लेकर अपनी डेली रिपोर्ट जारी की थी, उसमें दिल्ली में अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 1085 बताया गया था। रक्षा मंत्रालय ने लोकल वेंडर्स के साथ किए गए सभी तरह के पूंजी अधिग्रहण कॉन्ट्रैक्ट को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से सभी कामकाज प्रभावित है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने डेडलाइन बढ़ाकर घरेलू वेंडर्स को काफी राहत दी है। जाहिर है कि भारत में कई ऐसे घरेलू वेंडर्स हैं जो सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, सुरक्षा किट से जुड़े सामान, गोला बारूद और हथियार से जुड़े छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। ऐसे सभी रक्षा उद्योगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। रक्षा मंत्रालय बकायदा इसके लिए कंपनियों से करार करता है, जो उन्हें नियत समय पे डिलीवर करना होता है। लेकिन हाल ही के दिनों में रक्षा मंत्रालय के साथ किए गए कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम आगे नहीं बढ़ सका है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए इस ढील से घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत मिली होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 के बीच के 4 महीनों पर फोर्स मशहूर लागू किया जाएगा। कोरोना के अलावा एक और चीज है जो तेजी से बढ़ गई है, वो है गर्मी। पारा हाई है देश के मौसम का भी और राजस्थान का भी। राजस्थान भारत का वो हिस्सा जो मशहूर है अपनी तपती रेत और अपनी संस्कृति के लिए, मगर राजस्थान की सियासत की सरगर्मी इस वक्त एक अलग ही इतिहास रचने को आमादा दिखती है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी है, मगर बीजेपी का अलग ही मूड देखने को मिल रहा है।
कहीं बीजेपी रेत के रेगिस्तान में कमल खिलाने की तैयारी तो नहीं कर रही? जानिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की सेंधमारी से बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को साधे रखने की हर संभव कोशिश में जुटी है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस के पास अपने दोनों राज्यसभा प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सियासी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि राज्य सरकार को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर जोड़तोड़ शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं राज्यसभा चुनाव के बहाने अशोक गहलोत सरकार के तख्तापलट की कवायद तो नहीं हो रही? दरअसल राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस ने 2 सीटों के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ा दी है। हालांकि अंकों का गणित तो कांग्रेस के ही पालों में है। मसलन कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं और उसे आरएलडी के 1 विधायक और निर्दलीय 13 विधायकों यानी कि बीटीपी और माकपा के विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि बीजेपी के पास 72 विधायक हैं और उसे आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, यानी कि बीजेपी के पास विधायकों की कुल संख्या 75 है। विधायकों के आंकड़े के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस की दोनों ही राज्यसभा सीटों पर जीत लगभग तय है, लेकिन बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट के चलते चुनाव दिलचस्प हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी की नजर राज्य की सत्ता पर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी सिंधिया के जरिए कमलनाथ सरकार को बेदखल करने में कामयाब रही, वैसे ही संभावना राजस्थान में देखने को मिल रही है। इसीलिए कांग्रेस कुछ ज्यादा ही सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता राजस्थान में पिछले 3 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से विधायक हैं जो उनकी सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं। इसीलिए गुरुवार को राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की, क्योंकि हाल ही के दिनों में विश्वेंद्र सिंह पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद सुरजेवाला ने हेमाराम चौधरी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा के साथ अलग अलग मुलाकात कर मंत्रणा भी की। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पिछले कई दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। वो कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ लगातार बैठकें कर उनके मन की बात जानने को बेताब हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों को लेकर अशोक गहलोत खुद गुरुवार रात रिजॉर्ट पहुंचे थे। शुक्रवार को दोपहर में गहलोत एक बार फिर रिजॉर्ट में निर्दलीय विधायकों के साथ मंथन और चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने निर्दलीय और सहयोगी दलों के विधायकों की नब्ज टटोलने के लिए 4 सह प्रभारियों को भी लगाया है। इनमें विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव और तरुण कुमार एक विधायक से बात कर रहे हैं। वो विधायकों से बात कर उनके मन की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो सरकार से नाराज तो नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी कमर कस ली है कि मध्य प्रदेश वाली चाल यहां भी चलाई जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार गहलोत सरकार अपनी गद्दी बचा पाती है या नहीं, या राजस्थानी धरती पर बीजेपी का कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।